कमरे में बैठे दल के सबसे बड़े बुजुर्ग ने देखा कि ध्रुव का चेहरा चमक रहा था। ध्रुव की बढ़ी हुई ऊर्जा को महसूस करते हुए बुजुर्ग ने थोड़ा हैरान होकर उससे कहा, ध्रुव, मुझे लग रहा है कि तुम्हारी शक्तियां बढ़ गई हैं। बुजुर्ग की बात सुनते ही वहां मौजूद अरेंद्र भी हैरानी से ध्रुव को देखने लगे। तभी अचानक उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने ध्रुव को देखते हुए कहा, तुमने एकलव्य रैंक हासिल कर लिया। ये कहकर अरेंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। उनकी बात सुनकर कमरे में मौजूद बाकी सभी बुजुर्ग भी ध्रुव को देखने लगे। उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा ये लड़का 0 रैंक को पार कर एक बार फिर एकलव्य रैंक तक पहुंच गया था। कमरे में मौजूद सभी लोगों को हक्का बक्का कर देने के बाद ध्रुव ने उस शांत कमरे में आवाज भरते हुए कहा, वो शायद पता नहीं कैसे, मैं तो बस अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और मुझे अपने आप ये ताकत महसूस हुई और ऐसा लगा कि मैं वापस एकलव्य बन चुका हूं। ये सुनते ही अरेंद्र ने सदमे से उभरते हुए ध्रुव से कहा, आखिर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग कर रहे थे तुम? अरेंद्र को समझ नहीं आया कि वो अपने बेटे की बढ़ी हुई शक्ति पर हैरान हो या फिर खुश। उन्हें याद आया कि ये पहली बार नहीं था जब ध्रुव कोई ऐसा काम कर चुका था जिससे सब हैरान थे, बल्कि अब तो लोगों को हैरान करना ध्रुव की आदत बन चुकी थी। इसलिए खुद को संभालते हुए अरेंद्र ने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ ध्रुव से कहा, वैसे बहुत अच्छी खबर दी तुमने। जब भी वक्त मिले तो समिति के पास जाकर एकलव्य रैंक का बैच उठा लेना। अरेंद्र की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या मैं अब जा सकता हूं? बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं ट्रेनिंग से सीधे यहीं आ रहा हूं, इसलिए बहुत थक गया हूं और मेरी पीठ भी। ध्रुव की बात को सुनकर अरेंद्र ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। मैं नहीं चाहता कि अब तुम ये भी कहो कि तुम्हें चक्कर भी आने वाले हैं। जाओ। वहां बैठे बाकी लोग ध्रुव के एकलव्य रैंक हासिल करने से हैरान रह गए थे। बुजुर्गों ने मन ही मन सोचा कि अच्छा है ध्रुव को उनके बारे में ज्यादा नहीं पता था, क्योंकि एकलव्य रैंक हासिल करने के लिए उन्हें 2 बार कोशिश करनी पड़ी थी और ध्रुव ने तो ये पहली बार में ही कर दिखाया था। सभी बुजुर्गों के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अरेंद्र ने भी तीनों बुजुर्गों की शक्लें देखी और खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। ये देखकर तीनों बुजुर्ग भी हंसने लगे, क्योंकि कायदे से तो उन्हें खुश होना था, क्योंकि ध्रुव था तो उनके दल का ही एक मेंबर और उसकी उपलब्धि पूरे दल के लिए फायदेमंद थी। लेकिन ध्रुव के एकलव्य बन जाने की खबर और दवाओं की बोतलों के बारे में शौर्य दल ने फिलहाल किसी को बताना सही नहीं समझा, बल्कि वो तो चुपचाप तैयारी करते रहे आमिष दल से मुकाबला करने की। दरबार में हुई घटना के बारे में अरेंद्र और बाकी बुजुर्गों ने किसी से बात नहीं की। उनका मानना था कि दवा की बात उन्हें छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि ये बात गलती से भी दल के बाहर नहीं जानी चाहिए थी। और दल का ऐसा नियम बनाया गया कि अगर कोई दल का मेंबर इस बारे में किसी बाहर वाले को बताता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन शौर्य दल की शांति के साथ ही आमिष दल का हल्ला भी बढ़ता जा रहा था। वो साम दाम दंड भेद सब अपनाकर शौर्य दल के बाजारों को खाली कराना चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी दवा के दाम और सस्ते कर दिए, ताकि सस्ते दाम सुनकर सारे लोग आमिष दल के बाजारों में आने लगे और चुपके से आमिष दल वाले दवाई का दाम बढ़ाकर ज्यादा मुनाफा भी कमा ले। लेकिन आमिष दल की ऐसी हरकतों के बावजूद शौर्य दल ने सबके सामने कोई कदम नहीं उठाया। उनकी शांति को देखते हुए कुछ छोटे दल जो शौर्य दल के साथ थे निराश होकर उनसे अलग होने की तैयारी में लग गए, ताकि वो खुद को बचा सके। मैसोडोरिया के इसी अजीब माहौल में कुछ पता ही नहीं चला और 2 दिन यूं ही बीत गए। मैसोडोरिया में अगला दिन हर दिन की तरह जगमगाता हुआ था। सूरज तमतमाता हुआ आसमान में चमक रहा था, लेकिन फिर भी आमिष दल के बाजारों में जमकर भीड़ लगी हुई थी। बाजार की सड़कों पर लोग चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। वहीं स्प्रिंग पाउडर की दुकान के सामने बाकी हर दुकान से ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ से लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ लोग झगड़ रहे थे तो कोई किसी को डांट रहा था। कहीं दवाई के बक्सों की वजह से झड़प हो रही थी तो कहीं दवाई के मोल भाव में ऊंच नीच। उस बाजार में इतना शोर हो रहा था कि लोगों की आवाज बादलों को चीरते हुए पक्षियों तक को परेशान कर रही थी। वहीं एक भूरे रंग के काउंटर के उस पार आमिष दल का एक व्यापारी दवाई बेच रहा था। वो दवाई के पीछे बहस कर रहे योद्धाओं को देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था।
उसे इस बात का घमंड था कि उसकी दुकान पर बाकी दुकानों से ज्यादा भीड़ थी। ये बाजार आमिश दल का सबसे बड़ा बाजार था और इस बाजार की देख रेख करने वाले का नाम था अदम। अदम इस वक्त दुकानों के पीछे एक हॉल के दूसरे माले पर खड़ा होकर लोगों से खचाखच भरे बाजार को देख रहा था। ये नजारा देखकर अदम के मोटे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने हाथ में थूक लगाकर अपने आगे आते बालों को पीछे किया और वापस लोगों की आवाजाही पर नजर दौड़ाने लगा। वो इस बात से बहुत खुश था कि बहुत कम समय में आमिश दल ने अपनी उम्मीद से ज्यादा स्प्रिंग पाउडर बेच दिया था। लेकिन इस बात से आमिश दल का लालच भी बढ़ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने स्प्रिंग पाउडर के बक्सों के दाम सीधे 3 गुना बढ़ाकर 300 सोने के सिक्के कर दिए थे। इन बढ़ते हुए दामों को सुनकर पहले तो योद्धा बहुत नाराज हुए, लेकिन क्योंकि ये दवाई किसी और दल के बाजार में नहीं मिल रही थी, इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आमिश दल को गरियाते हुए भी स्प्रिंग पाउडर के बक्से खरीदते रहे। वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें इस वक्त ठगा जा रहा था, लेकिन आखिर वो करते भी क्या। वहीं दूसरे माले पर खड़ा आदम मुस्कुराते हुए एक गाना गुनगुना रहा था। पाउडर बिक रहा था, पाउडर बिकता जाएगा, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। ये गुनगुनाते वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन तभी उसकी आंखों में सूरज की रोशनी चुभी और उसने अपना हाथ ऊपर लाते हुए अपनी आंखों को सूरज की किरणों से बचाने की कोशिश की। फिर उसने अपने हाथ से माथे पर आता पसीना पोंछते हुए कहा, कितनी गर्मी है आज। लगता है इस गर्मी में आज शाम को भी महफिल जमानी पड़ेगी। पिछले बार की महफिल तो सचमुच लाजवाब थी। ये कहते हुए अदम पुरानी बातों के बारे में सोचने लगा और सोचते सोचते उसने एक बार फिर अपने माथे से पसीना साफ किया। तभी अचानक उसकी नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ी, जहां उसे झड़प होती दिखी। झड़प होते देख अदम ने गुस्से से कहा, ये लोग फिर झगड़ने लगे। ऊपर वाले ने इनके साथ बहुत गलत किया, सिर्फ शरीर ही बनाकर भेजा। थोड़ा काम इनके दिमाग पर भी करता तो ये नौबत नहीं आती। और इन्हें कितनी बार बताऊं कि इनकी लड़ाई में जो चीजें टूटती हैं उसकी भरपाई हमें करनी होती है, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। अदम ने इतना कहकर पास ही खड़े पहरेदारों को इशारा किया कि वो जाकर योद्धाओं की झड़प तुरंत रुकवाएं। लेकिन तभी उसे नीचे से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, शौर्य दल भी अपने बाजार में दवाइयां बेचने लगा है। यह आवाज सुनते ही अदम के माथे पर शिकन दिखाई पड़ी, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं है। शौर्य दल बौखला कर ऐसा कदम उठा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो आग से खेल रहा है। उस आदमी की आवाज से हड़बड़ाता हुआ बाजार अचानक एक पल के लिए थम गया था। सब शांत खड़े एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन तभी दुकान के सामने लगी लाइन में खड़े एक आदमी ने कहा, अच्छा मजाक था, मैं तुम्हारी चाल अच्छी तरह से समझ रहा हूं। तुम चाहते हो ना कि हम तुम्हारी बात मानकर यहां से चले जाएं और तुम यहां से जल्दी दवाइयां ले सको, लेकिन तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते, कम से कम मुझे तो बिल्कुल नहीं। आदमी की बात में दम था, जिसके बाद सभी लोग वापस दवाइयां लेने में जुट गए और बाजार एक बार फिर शोर से भर गया। लेकिन वहां मौजूद कुछ लोग जो कतारों में सबसे पीछे खड़े थे, ये सोचकर वहां से चले गए कि जाकर एक बार शौर्य दल का बाजार देखने में कोई हर्ज नहीं था। और इसी के साथ वो लोग शौर्य दल के बाजार के लिए निकल पड़े। वहीं हॉल के दूसरे माले पर खड़े अदम को भीड़ में लोगों की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि बाजार अभी भी खचाखच भरा था। इसलिए उसने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि उस भीड़ से शौर्य दल के बाजारों के लिए कोई जा भी रहा था या नहीं। तभी चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने खुद से कहा, शौर्य दल, मैं भी देखता हूं तुम ये सब कब तक कर पाओगे। और जैसे ही तुमने हार मानी तो मैसेडोनिया में सिर्फ एक ताकतवर दल राज करेगा, और वो होगा आमिश दल। इसके बाद अदम वापस बाजार की गतिविधियों को देखने में लग गया, लेकिन वो ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाया, क्योंकि लगभग आधे घंटे बाद कुछ हट्टे कट्टे योद्धा मुख्य द्वार से अंदर आए और पहरेदारों को धक्का देते हुए वो बाजार के बीचों बीच जा पहुंचे। फिर उसमें से एक योद्धा आगे आया और उसने एक हरी बोतल हवा में उठाते हुए चिल्लाकर कहा, शौर्य दल सच में दवाइयां बेच रहा है, और वो भी स्प्रिंग पाउडर से ज्यादा असरदार दवाइयां। एक बार फिर सभी ने रुककर उस लंबे चौड़े आदमी की तरफ देखा जो हरी बोतल को हवा में लहरा रहा था।
जैसे योद्धाओं के उस दल ने देखा कि बाजार के सभी लोगों का ध्यान अब उनकी तरफ था, तभी उनमें से एक योद्धा आगे आया और पास ही रखे एक चट्टान के टुकड़े पर चढ़ गया। पत्थर पर चढ़कर उसने तुरंत अपनी कमर पर लटका खंजर निकाला और अपने दूसरे हाथ पर ऐसा घाव दिया कि उसमें से बहुत सारा खून बहने लगा। ये देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग चौंक गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि ये योद्धा आखिर करना क्या चाह रहा था। लेकिन तभी उस योद्धा ने अपने दूसरे हाथ से हरी बोतल निकालकर उसमें भरी खून रोकने वाली दवाई को अपने हाथ पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही वो दवाई हाथ पर फैलती गई, योद्धा के हाथ का गहरा घाव धीरे धीरे भरने लगा और पलक झपकते ही उसके घाव भर गए थे और हाथ में फैला खून तुरंत सूख गया था। ये देखकर बाजार के सभी लोग दंग रह गए थे। वे सभी योद्धा थे और हर कोई ऐसी दवाई अपने लिए खरीदना चाहता था। तभी पत्थर पर चढ़े योद्धा ने सभी की ओर देखते हुए कहा, यह है शौर्य दल के बाजार में बिक रही नई दवाई। इसमें खून रोकने वाला पाउडर मिला है जो साथ में छोटे मोटे घाव भी भर देता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह दवाई सिर्फ ज्यादा असरदार नहीं बल्कि स्प्रिंग पाउडर से ज्यादा सस्ती भी है। लगभग आधा दाम है इसका। वैसे तुम लोग यहाँ क्यों रुके हुए हो? ये आमिष दल वाले हमारी मजबूरी का फायदा उठाकर हम लोगों को लूटना चाह रहे हैं। अभी भी यहीं रुके हुए हो तो फिर रुको और ठगे जाओ। मैं तो चला। इतना कहकर वो योद्धा जाने लगा और उसके साथ के योद्धा भी उसके साथ बाजार से जाने लगे। इस वक्त बाजार में सन्नाटा छा गया था। भीड़ में एक योद्धा ऐसा भी था जो अभी अभी बाजार आया था और आते के साथ शौर्य दल की दवाई के बारे में जानकर वो खुशी से पलट कर भागा और अचानक सबकी नजर वहां से भागते आदमी पर पड़ी, जिसके बाद वहां से जाने की होड़ सी लग गई। वो सभी इतनी तादाद में बाहर छोड़कर जाने लगे कि उनके पैरों के कंपन से 2 माले की इमारत भी हल्की हिलने लगी थी। वहीं बाजार के बाहर लोगों की भीड़ के बीच वो लंबे चौड़े योद्धाओं का दल चलते हुए मुस्कुरा रहा था। उनमें से सबसे आगे चल रहे योद्धा, जिसने अपना हाथ काट कर सभी को दवाई का असर दिखाया था, पलटकर पीछे खड़े योद्धा के कानों में कुछ फुसफुसाया और तभी उसके सीने पर लगा बैच दिखा जिसमें शौर्य दल का चिन्ह बना हुआ था। लोगों की भगदड़ के बाद आमिष दल का बाजार लगभग खाली हो गया था। वहां बचे थे तो सिर्फ कुछ व्यापारी जो हैरान होकर ये देख रहे थे कि आखिर वो जगह अचानक कैसे खाली हो गई थी। सभी व्यापारी मन ही मन सोच रहे थे कि शौर्य दल आखिरकार दवाओं के इस मैदान जंग में उतर ही गया था। ये सोचते हुए वो लोग खाली सड़कों पर नजर घुमाते रहे। फिर थक कर उन लोगों ने ऊपर अदम की तरफ देखा। व्यापारियों ने देखा कि वो मोटा आदमी जो थोड़ी देर पहले गुरूर से सबकी ओर देख रहा था, अब डर के मारे थरथराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या करे। वहीं आमिष दल के बाकी बाजारों का भी यही हाल हो गया था। बाजार की खबर जैसे ही दल वालों तक पहुंची तो आमिष दल के दरबार में एक मीटिंग बैठाई गई। दरबार के बीचों बीच एक टेबल पर एक छोटी सी हरे रंग की बोतल रखी हुई थी। उस बोतल में भरी दवा की खुशबू हवा में फैलती जा रही थी। दरबार में इस वक्त बहुत लोग मौजूद थे। कुछ के कपड़ों से ये साफ समझ आ रहा था कि वो लोग आमिष दल के बुजुर्ग थे और बाकी बचे कुछ खास लोगों में एक आदमी अदम भी था। दरबार के एक छोर पर एक सफेद कपड़े पहना आदमी कुर्सी से टिक कर बैठा हुआ था और सच तो ये था कि वो आदमी काफी अच्छा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में उसकी हवस साफ दिखाई दे रही थी। वो भले कुर्सी पर टिक कर बैठा था, लेकिन उसका एक हाथ बगल में खड़ी नौकरानी की कमर को छू रहा था। इससे वो नौकरानी शर्म के मारे लाल हो गई, लेकिन वहां मौजूद बाकी सभी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही उनके लिए एक आम बात थी। उस नौकरानी की आंखें मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी अबराल आमिश ने टेबल पर रखी हरी बोतल को देखते हुए कहा, तो ये है वो खून रोकने वाली दवा जिसका सभी जिक्र कर रहे थे। ये दवा शौर्य दल आज ही बाजार में लाया है और आज से ही हमारी बिक्री जमीन छूने लगी है। इस सवाल पर एक और सवाल करते हुए उस सफेद कपड़े पहने आदमी ने कहा, लेकिन वो लोग दवा कैसे बना सकते हैं? क्या इसका मतलब है कि शौर्य दल के पास भी कोई हकीम है? ये सुनते ही अबराल को कुछ याद आया और उसने तुरंत बुजुर्गों से कहा, क्या किसी को वो अनजान हकीम याद है जो मुझे नीलामी घर में मिला था? मुझे याद है उस वक्त वो शौर्य दल की ही तारीफ कर रहा था। अगर ये खून रोकने वाली दवा उसने ही बनाई है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि वो छोटा मोटा अनाड़ी हकीम नहीं बल्कि कम से कम रैंक 3 का हकीम है।
सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।